नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश। और यूपी में सियासी दंगल जारी है। क्या यूपी में दलितों के नाम पर शुरू हुई सम्मान की लड़ाई दरअसल वोट की लड़ाई है? हम यह सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दलित अस्मिता के नाम पर राजनीतिक दलों को कभी भी दलितों की सेहत, दलितों की शिक्षा और दलितों के रोजगार के लिए इस कदर सड़क पर उतरते और जूझते नहीं देखा गया। जिस देश में 149 सेक्रेटरी लेवल के पदों में एक भी दलित ना हो, जिस देश में 4% दलित ही ग्रेजुएट हो, जिस देश में 12% दलित बच्चे अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पहले ही दम तोड़ देते हो, और जिस देश में 27% गर्भवती स्त्रियों को स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा ना मिलती हो, उस देश में अगर खुद को दलितों का मसीहा या दलितों की देवी मानने वाले लोग दलित सम्मान की खातिर शोर मचाएं तो शक होता है। देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा व उसके सर्वोच्च नेतृत्व ने मेरे खिलाफ जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत ही अपने एक वरिष्ठ नेता को आगे करके एक दलित की बेटी के साथ साथ देश की बेटी के प्रति भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कराया है। अपने कार्यकर्ताओं पे भी उनको भी पहले गिरफ्तार करेंगी। उन्होंने तो अभी सपा सरकार से बोला कि प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है दयाशंकर सिंह के लिए, तो क्या उन्होंने ये पूछा कि मेरे लिए और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सबके लिए भी एफआईआर जो लॉन्च की गई है उसमें भी आप प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं कर रहे? यदि बीजेपी के दबाव में आकर वर्तमान सपा सरकार ने व खासकर मुख्यमंत्री ने अपनी बुआ के मान सम्मान में दोषी दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार करके उसके किए की इसको सख्त सजा नहीं दी या दिलवाई, तो फिर ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार के बनते ही हमारी सरकार द्वारा दयाशंकर सिंह प्रकरण की समयबद्ध निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बहन मायावती जी की पूरी पार्टी, उन्होंने खुद ऐलान किया, पूरी पार्टी ने देश की तमाम उन 50% महिलाओं का अपमान किया, उनको गाली दी और छोटी छोटी बच्चियों का अपमान किया है। न कि दयाशंकर जी की पत्नी और दयाशंकर जी की बेटी ही नहीं, देश की तमाम महिलाओं का अपमान किया है। यहाँ मैं दलित वर्ग के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी आगाह करना चाहूंगी, देश में घटित घटनाओं के खिलाफ संघर्ष में बीएसपी नेतृत्व के एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरने के कारण खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बौखलाई भाजपा व सपा ने अब नई नई घिनौनी चालें भी चलनी शुरू कर दी हैं। मैं सोचता हूं कि जो ये सिलसिला चला है वो लंबा अब राजनीति में आ गया, वो इलेक्शन मोड में उसको लंबा किया जा रहा। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विवेक, क्या माना जाए, मायावती दलित स्वाभिमान का मुद्दा बनाना चाहती हैं इस पूरे प्रकरण को जो भी हुआ है, और सीधे सीधे उनको लगता है कि दलित जो कि उनका स्ट्रांग वोट बैंक है, अगर ये पूरी तरह से फेवर में आ गया तो शायद वो सत्ता तक पहुंच सकती है, इसीलिए इस मामले को लगातार तूल दिया जा रहा है। देखिए, आज मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे दो चीजें बहुत साफ हैं। पहली तो ये कि उनकी जो दलित पॉलिटिक्स है उसको कंसोलिडेट किया जाए, वो किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं हो। जैसा कि बीजेपी पिछले 1-1.5 सालों से लगातार ऐसी कोशिशें कर रही है कि दलितों के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। मायावती उससे काफी ज्यादा परेशान थी। दयाशंकर सिंह के बयान ने उन्हें एक मौका दे दिया कि दलितों को अपने साथ एकजुट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात को भी समझ रही हैं कि स्वाति सिंह के सामने आ जाने से जो बाकी का वोट बैंक है वो उनके साथ से कहीं दूर जा रहा है, और जब तक
दलितों के अलावा दूसरे वोट बैंक उनको नहीं मिलते हैं, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकती है, ये वो भी जानती हैं। इसलिए कहीं वो बीच में फंसी हुई हैं। आज उन्होंने ये तो कहा कि बीजेपी इसके पीछे है, लेकिन आगे फिर उन्होंने सर्व समाज सर्जन सुखाय और सर्जन हिताय की भी बात की। आगे जो उनकी रैली होने वाली है उसकी मेन थीम यही होने वाली है, तो उनको दोनों चीजों की चिंता है। देखिए, इस पूरे एपिसोड में स्वाति सिंह के सामने आने से पूरा का पूरा सीन बदल गया है। मायावती और बहुजन समाज पार्टी इस पर सियासत कर रही है और उसकी चिंता दलित वोट बैंक है, जबकि स्वाति सिंह की जहां तक बात है वो अपनी बेटी के सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। हालांकि अब जाकर बीजेपी उनके पीछे जरूर खड़ी हुई है और शायद इसी वजह से मायावती को मौका मिल गया कि इस बहाने वो बीजेपी को घेरे। जी, और विवेक, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लपेट लिया है और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है दयाशंकर सिंह की तो सजा हम देंगे जब बीएसपी की सरकार बनेगी। जी हाँ, उन्होंने ये आज कहा कि अगर बीएसपी की सरकार बनेगी तो इस बात की जांच कराएंगे कि आखिर दयाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मायावती ने दरअसल आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पूरी तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की और ये कोशिश की कि इल्जाम लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आपस में मिले हुए हैं। यही वजह है कि दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। बीजेपी दूसरी बात कह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए लखनऊ से। सियासी बिसात पर उत्तर प्रदेश की हैसियत वजीर से कम नहीं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ये बीजेपी एक बार साबित कर चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश पर कब्जा रुतबे के साथ साथ संसद में पकड़ को और मजबूत बनाने में भी अहम है, इसमें दो राय नहीं। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। मौके और मुद्दे की तलाश में सब हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभद्र भाषा को लेकर सियासत गर्म है और आमने सामने है बीजेपी और बीएसपी। बदजुबानी को लेकर बीएसपी और बीजेपी के बीच तेज हुई जंग का मजमून समझना मुश्किल नहीं। यूपी चुनाव ज्यादा दूर नहीं, ऐसे में दलित वोट बैंक को पुख्ता करने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। पहले मायावती पर हमला और फिर बीजेपी नेता की बेटी के खिलाफ अपशब्द। उसकी बेटी चुप रही और यदि उसकी माँ, औरत और बेटी मीडिया में आकर तो जो कुछ उसने बोला उसका खंडन करती और उसका विरोध करते ये लोग। बीजेपी से निष्कासित दयाशंकर सिंह का मायावती के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए नुकसान और बीएसपी के लिए फायदे का सौदा होता। लेकिन जोश में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह की बेटी और पत्नी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर बीजेपी को वापसी का मौका दे दिया। आज बीजेपी ने दयाशंकर सिंह की पत्नी और बेटी के समर्थन और बीएसपी के खिलाफ पूरे यूपी में हल्ला बोल अभियान चलाया। बीजेपी ने राज्य के सभी जिलों में बेटी के सम्मान में और बीजेपी मैदान में अभियान शुरू किया। प्रशासन को कल ही उनको और उनके साथ जो दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार की भाषा सभ्य समाज में मतलब कहना तो अलग बात है, कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने जैसे आक्रामक तेवर दिखाया, उससे मुमकिन है कि दयाशंकर सिंह की जगह पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दे। स्वाति सिंह ने तल्ख लहजे में बीएसपी नेता मायावती और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। क्योंकि मेरी माइनर बेटी को इसमें घसीटा गया है, उसके लिए बोला गया है तो पॉस्को एक्ट लगे, जो कि इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। हम लोगों ने लिखवाया था लेकिन उन लोगों ने इसको नहीं लिखा है। मैं चाहती हूँ कि उसमें पॉस्को एक्ट लगे। बीजेपी और बीएसपी के बीच जारी जंग का फायदा उठाने की फिराक में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भी देर नहीं की। अखिलेश ने अभद्र भाषा पर बीएसपी और बीजेपी दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। मंच से कमाल कर दिया आपने। दूसरे लोगों ने क्या भाषा का इस्तेमाल किया, क्या कहा आपने? इस शहर में जो अदब के लिए शहर माना जाता है और मंचों पे तो कम से कम सम्मान की भाषा तो हो। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी का ऐसा जादू चला कि यूपी में बीएसपी का सफाया हो गया। यूपी का 21% दलित वोट बीएसपी की बड़ी ताकत है। यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए जरूरी दलित वोट बैंक में सेंध लगाकर
बीजेपी ये लक्ष्य हासिल करना चाहती है। दयाशंकर सिंह के बयान से बैकफुट पर आई बीजेपी ने नुकसान की भरपाई के लिए महिला सम्मान का मुद्दा उठा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आपको अपने सहयोगी नंद कुमार नायर के पास ले चलते हैं, जो आपको बताएंगे 15 साल कार कबाड़ दरअसल है क्या। साल पुरानी कार यानी कि कार कबाड़। नमस्कार, मैं हूं नंद कुमार नायर। डीजल गाड़ियों पर एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। साथ ही ऐसी गाड़ियों को बेचने का रास्ता भी कर दिया है बंद। यानी अब ऐसी गाड़ियां सिर्फ कबाड़ में जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि एनजीटी का यह फरमान लागू कैसे होगा? उनका क्या होगा जिनके पास 15 साल से पुरानी डीजल कार है और अच्छी कंडीशन में है? इस बारे में ऑटो इंडस्ट्री क्या सोचती है? हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस खास शो में। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। डीजल गाड़ियों पर एनजीटी की गाज। कबाड़ होंगी 1,80,000 गाड़ियां। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके पास 15 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो आपके लिए बुरी खबर है। अब आपकी कार किसी काम की नहीं रहेगी। ना तो आप उसे चला पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे। यानी आपकी कार अब कबाड़ में ही जाएगी। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी सभी डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह बैन लगाने के साथ ही उसके बेचने का रास्ता भी बंद कर दिया है। यानी दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुरानी सभी डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करना होगा। इन्हें देश के दूसरे हिस्सों में बेचने की इजाजत नहीं होगी। एनजीटी ने डीजल गाड़ियों को बाहर करने के फैसले को बढ़ाते हुए एनजीटी ने ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करें ताकि उन्हें एनसीआर से बाहर बेचा जा सके। देश हित में फैसला तो बहुत अच्छा है एनजीटी का, बट इसमें क्या है कि जो गरीब लोग हैं उनको इससे काफ़ी परेशानी होगी कि आने वाले समय में जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं वो हटा रहे हैं, लेकिन उनको गरीबों को क्या बेनिफिट होने वाला है उससे? उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, जो एनजीटी का वो है मूव है वो तो बहुत अच्छा है कि पोल्यूशन कम होगा, पर कार की एज का जो है उसके पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, कई बार ऐसा है कि कोई गाड़ी है लोगों के बहुत कम यूज़ हो रही हैं। कई गाड़ी हैं जी 15 साल पुरानी बस 20,000 किलोमीटर चली हुई है। कई हैं जी 1 साल पुरानी गाड़ी है वो लाख किलोमीटर चल गई है। डीजल गाड़ियाँ कम तो बिकेंगी। दिल्ली में आप देख रहे हैं ऑलरेडी 10 साल के बाद रजिस्ट्रेशन फेल है डीजल गाड़ियों का, तो ये तो बेटर ही है अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट को देखते हुए। डीजल का बिजनेस है ऑलमोस्ट ठप होने वाला है। अभी भी लोगों को जैसे हम 2005 या 6 का मॉडल को डीजल बेचना चाहें तो हमारी बिक नहीं रही, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। हमने भी ऊपर से डीजल की गाड़ियों का जो स्टॉक हम इकट्ठा करते थे पहले वो लेना बंद कर दिया है। एनजीटी ने साफ किया है कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का डी रजिस्ट्रेशन प्रभावी और बिना किसी गलती के होना चाहिए। लेकिन कार मालिकों को थोड़ी राहत देते हुए एनजीटी ने गाड़ियों का डी रजिस्ट्रेशन चरणों में करने की इजाजत दे दी है। डी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत 15 साल पुरानी गाड़ियों से होगी, लेकिन डी रजिस्टर्ड गाड़ियों को दिल्ली एनसीआर में चलने की इजाजत नहीं होगी। एनजीटी ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद आरटीओ को पब्लिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही डी रजिस्टर हुई गाड़ियों के नंबर की लिस्ट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सौंपने का आदेश दिया है ताकि वो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, यानी कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर अभी कस्टमर्स परेशान है, डीलर्स परेशान है, खुद सरकार परेशान है कि आगे ये लागू होगा तो लागू होगा कैसे। हम आपको कुछ चीजें बता देते कि कैसे लागू होगा एनजीटी का ये फरमान और इसमें क्या क्या बड़ी समस्याएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को कैसे स्क्रैप करेंगे? जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं। अगर इनको स्क्रैप करेंगे, कहां डालेंगे, जमीन कहां पे, अलॉटमेंट कहां पे है, मशीन्स किस तरह की इस्तेमाल की जाएंगी, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं। गाड़ियों के कबाड़ के लिए इतनी जगह कहां से आएगी? जैसे कि मैंने कहा, पुरानी गाड़ियों के लिए अभी कोई स्क्रैपिंग पॉलिसी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। काफी टाइम से इस पर विचार चल रहा है। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन जो है वो इसकी वकालत कर रहा है और बहुत समय से, करीब 3-4 साल से बहुत कोशिश की जा रही कि एक स्क्रैपिंग पॉलिसी जल्द से जल्द आए। क्या सरकार गाड़ी मालिकों को कोई मुआवजा देगी?
अब जिस तरह से हमने देखा कि 15 साल अगर गाड़ी पुरानी हो जाती है और हम जानते हैं वो कबाड़ में जाएंगी, तो क्या मिलेगा उनको? क्या लोहे का भाव मिलेगा या फिर उनको किसी तरह का इंसेंटिव या फिर सब्सिडी दी जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रजिस्ट्रेशन पर नजर रखने के लिए क्या कोई सेंट्रलाइज सिस्टम है? कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए जहां पे सेंट्रलाइज किया जाए और ये देखा जाए कि कौन सी गाड़ियां जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, किन गाड़ी को रजिस्टर किया गया। यानी कि कई सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आपने अभी कुछ ग्राहकों को सुना होगा, कि अच्छी कंडीशन वाली गाड़ियों का क्या होगा। और अगर अच्छी कंडीशन में गाड़ियां नहीं है तो ये PUC चेक्स जो होते हैं वो चेक्स क्यों होते हैं? क्या वो चेक्स स्ट्रिंजेंट नहीं है? फिर उनकी क्या कवायद है? ऐसे बड़े सारे सवाल हैं जिनका हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इस जवाब को जानने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमित त्रिवेदी जी, जो कि जैटो के इंडिया हेड हैं, और साथ में हमारे जुड़े हुए हैं आशीष झा, जो कि ऑटो एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का हमारे साथ समय निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। सबसे पहले मैं अमित आपके पास आऊंगा। आपने जैसे कि स्टोरी में सुना होगा और आपने इस वक्त हमारे ग्राफिक्स पे जैसे कि देखा होगा कि कई सारे पैरामीटर्स आर टू बिग, देयर आर सो मेनी बिग प्रॉब्लम्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू फेस एंड नंबर ऑफ थिंग्स। आपको क्या लगता है ये जो ऑर्डर जो आया है, इसको पास करने में और इस पर अमल करने में कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक ये जो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी, और स्पेशली स्क्रैपेज पॉलिसी जैसा आपने बोला, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी के बगैर आप एक अगर आपके पास में एक फाइनल आपके पास में एक रेजिडुअल वैल्यू नहीं है किसी गाड़ी की, या फिर रीसेल वैल्यू नहीं है, तो आप उसके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हो उस गाड़ी के साथ। और एक नेशन वाइड जब तक एक स्क्रैपेज पॉलिसी नहीं होगी तब तक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत ही मुश्किल मुद्दा होगा। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, आप स्क्रैप करने के बाद में इन्हें कहाँ लेके जाओगे। अभी एक नेशनल वाइड पॉलिसी का जो वाइट पेपर बना है उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि हम एक नेशन वाइड पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जो उनके स्टॉक यार्ड्स हैं, जो उनके स्क्रैपेज यार्ड्स हैं, वो प्राइवेट ऑनर्स और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स उनको ड्राइव इन करेंगे, लेकिन उसकी ज़मीन कहाँ अलॉट होगी, वो कब अलॉट होगी, ये जो इतने नंबर्स जो निकाले हैं अभी NCR के अंदर, इन्हें कहाँ पे स्क्रैप किया जाएगा, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि आपकी एक ये जो रेगुलर चेंजेस हैं, स्पेशली आपकी जो पॉलिसी में ये चेंजेस हैं, इनसे एक बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट हिट होता है एक बिजनेस का। तो आप जो ग्लोबल यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे फोर्ड है, आपका टोयोटा है, आपका जनरल मोटर्स है, जिनके एक बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे इंडिया में डीजल्स को इंक्रीज करने के लिए, डीजल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो आप उस बिजनेस सेंटिमेंट्स को भी आपको देखना पड़ेगा। एक साइड में हम बात कर रहे हैं कि हमें मेक इन इंडिया करना है, लेकिन दूसरी साइड में हम इन्हीं चीज़ों को, ठीक है, एक एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमें उस दूसरे एंगल से भी देखना पड़ेगा कि हमें अल्टीमेटली हम बिजनेस सेंटिमेंट्स को उनको डेंट ना करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है फॉर द बिजनेस सेंटिमेंट्स आल्सो। बहुत खूबसूरती से अमित ने इस बात को बोला कि हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, आशीष, और मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं और उसके ऊपर पॉलिसी में कोई भी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। जी, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ये जो डीजल गाड़ियों का जो ये इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, वो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी से थी। गवर्नमेंट ने उसको इनिशिएट करने के लिए कहा था, तब कंपनियों ने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी थी और उसके बाद ये आगे चला था। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी चलने लगी, अब उस पर ब्रेक मारने के लिए कहा जा रहा है। आशीष, आप रोजमर्रा डे टू डे ये जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, इनसे तारुफ रखते हैं और इनसे बातचीत आपकी चलती रहती है। इस वक्त उनके बीच में कैसा माहौल है और बिजनेस सेंटीमेंट्स के लिए ये कितना ज्यादा अफेक्ट होने वाला है? देखिए, बिजनेस सेंटीमेंट तो ऑफकोर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स हुई थी कि डीजल को पॉपुलर करने के लिए उनका जो इन्वेस्टमेंट्स था डीजल इंजन्स के ऊपर, और हमने मार्केट का पूरा रुख भी देखा है, डीजल के ऊपर ज़्यादा रुझाव आया था पूरे मार्केट का। तो अब उस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स को यही लगेगा कि जहाँ पे पहले आप पेट्रोल की बात करते थे, उसके बाद एकदम से आपने डीजल को पॉपुलर करने का एक मुहिम सी चलाई थी, तो हम सारे कूद पड़े उस पर। और जब अब पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर चुका है डीजल को, कस्टमर्स उसके जो एडवांटेजेस हैं, फ्यूल एफिशिएंसी हो गया, उसको लेकर के बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा
बिक्री भी हुई है इन सारी गाड़ियों की, डीजल गाड़ियों की, अब आप एकदम से बोल रहे हैं कि कल आप बैन कर दीजिए, तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी अभी पूरी एकदम कंफ्यूज है कि अभी आगे क्या होगा। काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट और एनजीटी से मिल भी रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा क्लैरिटी हमारे सामने नहीं आई है। अमित, कंफ्यूजन जिसकी आशीष बात कर रहे हैं, क्लैरिटी जिसकी ज़रूरत है, कहाँ पर गलती हो गई और सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? एनजीटी, जो कि कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि बेंच ऑफ पीपल जिन्होंने एक डिसीजन ले लिया और सभी पक्षों को सुना नहीं, या फिर सरकार जिसको कई समय से बताया जा रहा है, चेताया जा रहा है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया है, या फिर खुद ग्राहक कहें जो कि इन दोनों के बीच में पिस चुका है। तो गलती किसकी है, खामी किसकी है, और इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है? नहीं, आशीष ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली, जो कि आशीष ने बोला कि कंसिस्टेंसी, डेफिनेटली कंसिस्टेंसी एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है किसी भी एक बिजनेस को फ्लॉरिश करने के लिए, या फिर किसी भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर मैं एक जस्ट थोड़े से आंकड़े अगर मैं बताऊं, 2013-14 में स्पेशली जो डीजल गाड़ियों की टोटल बिक्री इंडिया में हुई थी वो, और 2016-17 में जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 10% का डिक्रीज हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस साल। सो हम ऑलरेडी 5% ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, 5% और लूज करने को हम तैयार हैं। सो ओवरऑल we are losing almost means a good 1,000 numbers, good 100,000 of numbers of cars because of this whole dilemma। क्योंकि ग्राहक को भी ये नहीं पता है कि मैं डीजल लूं या नहीं लूं। मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप जो है वो आज की डेट में डीजल से बेटर आती है। ठीक है, मेरे को पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है शुरू में, लेकिन मेरी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप है वो थोड़ी कम है, वो बेटर है कंपेयर टू द पेट्रोल कार्स। लेकिन आज की डेट पे ग्राहक भी डिलेमा में है। अब कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपने बोला था कि इसमें कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, डेफिनेटली ये चीज़ें फेजेस में होनी चाहिए थी। इन चीज़ों को डेफिनेटली और भी थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत थी बिफोर टेकिंग सच ए हार्श डिसीजन। एक थोड़ा सा और फर्दर एनालिसिस होता इन चीज़ों का, और उन चीज़ों को स्टेजेस में करते, और स्टेजेस में इम्प्लीमेंटेशन और फर्दर आई थिंक थोड़ा सा और टाइम देते लोगों को उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का। आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि पुलिस के पास में एक लिस्ट दी जाएगी कि उन गाड़ियों की नंबर्स की या रजिस्ट्रेशन नंबर्स की एक लिस्ट दी जाएगी। इसको इम्प्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं होगा पुलिस के लिए भी। एक लिस्ट से कोई भी एक पुलिसमैन उस गाड़ी को ट्रैक नहीं कर पाएगा अगर वो गाड़ी अच्छी कंडीशन में है तो ये चीज़ें डेफिनेटली इन चीज़ों को थोड़ा सा और गहराई से देखना चाहिए था, और तब उनको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा और थोड़ा डिटेलिंग अगर होती तो शायद ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। आशीष, जैसा कि अमित ने अभी कहा, इट्स क्लियर कि कई जगह पे प्रॉब्लम्स है, फेज वाइज मैनर में जाना चाहिए था। जो अब सबसे बड़ा सवाल जो ग्राहकों की तरफ से हमें सबसे बड़ा सवाल आ रहा है और हमें सबसे ज़्यादा चिंता उनकी है, तो उनके लिए अब क्या होने वाला है, वो क्या करेंगे? क्योंकि जैसे कि हमें कई कॉलर्स ने हमसे ये पूछा कि ये जो पीयूसी चेक्स हो रहे थे, अगर ऐसे ही डिसीजन लेने थे तो ये पीयूसी चेक्स किस लिए कर रहे थे, और अगर गाड़ी खराब थी तो तभी रोक देते। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं, स्क्रैपेज को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये जो डीजल गाड़ियां हैं, क्या ये रीसेल होने वाली है? आपको क्या लगता है? अब जो रीसेल मार्केट है, स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डीजल कार्स, दैट रीसेल मार्केट इज गोना गो डाउन एंड गो डाउन वेरी शार्पली। देखिए, हम लोग थोड़े बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको थोड़ा सा और अगर डीपली समझेंगे तो सभी के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपने स्क्रैपेज पॉलिसी की बात की, यहाँ पे ये एक कंपैरेटिव चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए हम कल या परसों जब भी गवर्नमेंट और एनजीटी मिलके एक कंसेंसस पे आते हैं और स्क्रैपेज पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, उस स्क्रैपेज पॉलिसी के मुताबिक ग्राहकों को रीसेल वैल्यू कितनी मिलेगी, स्क्रैपेज वैल्यू कितनी मिलेगी। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ी है और मेरे को रीसेल मार्केट में उसकी वैल्यू कम से कम 10-25 गुना ज़्यादा मिल रही है स्क्रैपेज वैल्यू के कंपैरिजन में, तो मैं स्क्रैप क्यों करूंगा? तो एक ऐसा एक बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट यहाँ पे एक फैसला लेना पड़ेगा स्क्रैपेज को लेकर के कि कस्टमर्स को जो कि अपनी गाड़ियाँ स्क्रैप करने आ रहे हैं उनको वैल्यू अच्छे से दिया जाए।
दूसरा अभी आपने खुद सुना था, एकदम कंफ्यूजन है पूरा, जितने भी कस्टमर्स हैं उनके माइंड में कोई एकदम फिक्स्ड अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि करना क्या है। कुल मिला के आशीष, अमित, एक बात क्लियर है कि इस वक्त कंफ्यूजन मार्केट में बहुत ज्यादा मौजूद है, ग्राहक भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखा है और सबसे मैन्युफैक्चरर्स कंफ्यूज हैं, यानी कि सब इंतजार कर रहे हैं कि अब गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह के बयान आएंगे, किस तरह की ड्राफ्ट पॉलिसी है जो कि बनाई गई है, स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सब चीजें जिन पर अब नजर रहेगी। और जी बिजनेस का आपसे वादा है कि इन सभी चीजों पर पैनी नजर रख के सरलता से ये चीजें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।